नमस्कार दोस्तों, एमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य के हृदय के बारे में। वैसे यह चैप्टर का नाम है परिवहन, जो कि बायोलॉजी के चैप्टर 3 में देखने को मिलेगा क्लास 10 का। लेकिन अगर आप क्लास 9 में हो, क्लास 8 में हो या फिर स्कॉलरशिप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो बिना टाइम गवाए हुए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं कि मनुष्य के हृदय के बारे में। आज हम समझेंगे कि मनुष्य का हृदय क्या है, हृदय की संरचना के बारे में जानेंगे, और साथ में हृदय वर्क कैसे करता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक कैसे होता है और हृदय कैसे रक्त का परिवहन करता है। इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि यह जो हम बात करते हैं मनुष्य का हृदय होता क्या है। वैसे बोला जाए तो मनुष्य के हृदय को हम लोग इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, ह्यूमन हार्ट कहते हैं, और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में दिल कहते हैं। आप लोग सुनो होइएगा दिल, बहुत सारा शायरी भी सुनिएगा, सस्ता आशिक सब बोलते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मनुष्य का हृदय होता क्या है। देखिए, मनुष्य का हृदय जो होता है यह अत्यंत कोमल मांसल रचना होती है। यानी मनुष्य का हृदय क्या होता है, अत्यंत कोमल होता है, यानी सॉफ्ट होता है। और कैसी रचना होती है, मांसल रचना होती है। मांसल का मतलब होता है यह मांस का बना होता है, पेशियों से बना होता है। तो मनुष्य का हृदय अत्यंत मांसल रचना होती है, जो वक्ष गुहा के मध्य में, जैसे हम इंसान हैं तो यहां पर हमारा क्या देखने को मिलेगा, पसली। यह जो पसली है, मान लीजिए कोई इंसान है तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, पसली देखने को मिलेगा। और पसली के अंदर जो खाली स्थान होता है, पसली के अंदर 12 जोड़ी पसलियां होती है, इन पसलियों के अंदर जो खाली स्थान होता है इसी को कहते हैं वक्ष गुहा। आप लोग गुहा का मतलब जैसे गुहा वर्ड आ जाए आप समझिएगा कि खाली स्थान। तो वक्ष गुहा यानी पसलियों के अंदर जो खाली स्थान, इसको क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा के मध्य में, यानी वक्ष गुहा के मध्य में, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हम बोले हैं मनुष्य का हृदय एक अत्यंत कोमल यानी सॉफ्ट मांसल रचना है, जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे, यहाँ पर पसली रहता है, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यानी इस बीच में स्थित होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। तो मनुष्य का हृदय क्या आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। हृदय जो होता है यह केंद्रीय पंप अंग होता है। पंप अंग का मतलब होता है हृदय क्या करता है, हमारे रक्त पर दबाव बनाता है, रक्त पर प्रेशर बनाता है, और उसका परिवहन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक करता है। आप लोग सुने होइएगा कि दिल जो होता है, हृदय जो होता है धड़कता है। तो हृदय धड़कता है, इसका मतलब क्या है कि हृदय हमेशा धड़कता है। धड़कन क्या होता है ये भी समझेंगे। धड़कने का मतलब होता है धड़कन की वजह से क्या करता है, रक्त पर दबाव बनाता है और उसका परिसंचरण शरीर के प्रत्येक कोशिका में करता है। तो हृदय क्या है, एक केंद्रीय पंप अंग है। और हृदय के आकार के बारे में अगर बात कीजिएगा तो हृदय का आकार कैसा होता है, तिकोना होता है। कैसा होता है, तिकोना होता है। हृदय का आकार कैसा होता है, तिकोना होता है। इसमें आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग एक और हृदय का डायग्राम बनाते हो, ऐसा बनाते हो, तो ये कैसा नजर आ रहा है, तिकोना नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हृदय का आकार कैसा होता है, तिकोना होता है, जिसका आगे का भाग देखिएगा तो चौड़ा होता है और पीछे का भाग क्या होता है, सकरा होता है। वास्तव में हृदय का डायग्राम ऐसा नहीं है जो आप लोग बनाते हो बुआ। वास्तव में हृदय का डायग्राम ऐसा होता है। ये सब सस्ता आशिक का खेल होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हृदय का आकार कैसा होता है, तिकोना होता है। इसके आगे का भाग चौड़ा होता है, पीछे का भाग क्या होता है, सकरा होता है। तो आप लोग हृदय के बारे में समझ चुके हैं मनुष्य का हृदय क्या है। तो मनुष्य का हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है, जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। देखिए, फेफड़ा अलग होता है, हृदय अलग होता है। कितना कोई फेफड़ा को हृदय में चला नहीं, हृदय यानी हार्ट यानी दिल। तो मनुष्य का हृदय क्या समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं हृदय की संरचना के बारे में। आप लोग यहाँ पर हृदय का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, लेकिन बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय का चित्र बनाइए। तो कितना लड़का सब चित्र बनाना तो सीख लेता। देखिए, कभी कभी मनुष्य का हृदय के चित्र सीधे 5 नंबर में पूछ देता है कि अगर आप सिर्फ चित्र बना दिए तो 5 नंबर आपका क्लियर है, लेकिन साथ में इसका नाम भी नामांकित करना होता है। तो कुछ लड़का से चित्र बनाना तो सीख लेता है, डायग्राम बनाना तो सीख लेता है, लेकिन इसका नामकरण जल्दी याद होता नहीं है। तो हम आप लोगों को नाम कुछ समय के अंदर में याद करवाने जा रहे हैं, आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मनुष्य के हृदय में थोड़ा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो मनुष्य के हृदय जो होता है दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। मनुष्य के हृदय क्या रहता है, दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। इस दोहरी झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। यह दोहरी झिल्ली क्या करता है, हृदय को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। इसे बचाने का कार्य तो पसली भी करता है। और हमारे शरीर में पसली नहीं रहेगा ना तो एक फट आप किसी को मार दीजिएगा तो मर जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो मनुष्य के हृदय के ऊपर दोहरी झिल्ली की परत जिसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। अब चलिए हृदय की संरचना के बारे में समझते हैं, इसके नामकरण को याद करते हैं। देखिए हृदय में सबसे पहले आप याद कीजिएगा 4 वेश्म होता है। 4 वेश्म यानी हृदय में 4 चेंबर होता है। पहले चेंबर का नाम है दाया अलिंद। क्या नाम है? दाया अलिंद। जैसे इस चेंबर को देख रहे हो ना, इसको कहते हैं दाया अलिंद। और इस चेंबर को कहते हैं, दूसरा नंबर ई है, तीसरा नंबर ई है और चौथा नंबर ई वाला चेंबर है। मनुष्य के हृदय में कितना वेश्म होता है? 4 गो। पहले का नाम है दाया अलिंद और दूसरे का नाम है बाया अलिंद, तीसरे का नाम है दाया निलय और चौथे का नाम है बाया निलय। सॉरी यहां पर गलत लिखा गया, यहां पर बाया निलय होगा, बाया निलय होगा। नीचे वाला दोनों निलय होता है, ये वाला दाया निलय हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बाया निलय हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो मनुष्य के हृदय में कितना चेंबर होता है? 4 को वेश्म होता है, दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय। आप भी बोलते रहिएगा अपने जवाब बैठ के, क्योंकि बोलने से याद होता है होगा। और देखिएगा तो स्कैन होगा, स्कैन थेरेपी होता है। तो मनुष्य के हृदय में कितना वेश्म? 4 को, दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय। वैसे अगर वेश्म की बात कीजिएगा तो कुछ उच्च स्तरीय जीवों में आपको 4 वेश्म देखने को मिलेगा। जो भी मैमल वर्ग स्तनधारी के अंतर्गत आता है उसमें 4 वेश्म अधिकतर देखने को मिलता है। लेकिन जो निम्न स्तरीय जीव होते हैं, जैसे कुछ विकसित जीव होता है, जैसे आप लोग मछली का नाम सुनिएगा, मछली के हृदय में 2 वेश्म होता है, यानी एगो अलिंद होगा एगो निलय होगा, आवश्यकता भी नहीं होता है। और जलीय जीव में आपको 2 वेश्म देखने को मिलेगा। जो उभयचर होता है, एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस जो जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है, तो उनके हृदय में आपको 2 से 3 वेश्म देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में जो रेंगने वाला जीव होता है, रेप्टाइल्स होता है, रेप्टाइल्स के हृदय में देखिएगा आप लोगों को देखने को मिलेगा कितना वेश्म? 3 वेश्म, 2 अलिंद और 1 निलय। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाला जीव, जैसे आप लोग रेंगते हुए किसको देखते हो? सांप को देखते हो, तो सांप के हृदय में कितना वेश्म? तो 3 वेश्म, 2 अलिंद 1 निलय। और रेंगने वाले जीव जैसे छिपकली देखते होंगे, तो छिपकली के हृदय में कितना वेश्म? 3 वेश्म, 2 अलिंद 1 निलय। और उसी में एक एग्जाम्पल होता है, अपवाद होता है, जो बार बार बोर्ड में पूछता है। जैसे आप लोग नाम सुने मगरमच्छ का, मगरमच्छ भी रेंगता है, लेकिन मगरमच्छ रेंगने वाले रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके हृदय में 4 वेश्म होता है। तो कई बार बोर्ड में पूछ लिया कि मगरमच्छ के हृदय में कितना वेश्म होता है? तो 4 वेश्म। लेकिन लड़का से देख सोचता है कि मगरमच्छ तो रेंगता है, तो रेंगने वाला जीव 3 वेश्म मार देता है। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। मगरमच्छ के हृदय में कितना वेश्म होता है? 4। लेकिन हम बात करें किस मनुष्य में, तो मनुष्य के हृदय में कितना वेश्म होता है? 4। दाया अलिंद बाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय, 4 वेश्म हो गया। उसके बाद में यहां पर देख रहे हो, यहां पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, यहां पर एक पाइप निकला हुआ है और यहां पर एक पाइप निकला हुआ है, 2 पाइप निकला हुआ है। देखिए इसको कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाला इसको कहते हैं महाधमनी। वही महाधमनी जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, उसी महाधमनी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हो गया महाधमनी। उसके बाद में हो गया फुफ्फुस धमनी। देखिए जब महाधमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक अपवाद होता है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। आप लोग पढ़े होंगे, जब धमनी के बारे में पढ़े होंगे तो महाधमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का परिवहन, थोड़ी देर बाद समझेंगे। उसका नाम फुफ्फुस शिरा। महाधमनी फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा, याद रखिएगा। महाधमनी फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा, 4 गो वेश में, दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय, महाधमनी फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा। इसके बाद में आप इधर भी शिरा है, एक यहाँ पर आगे की ओर इसको अग्र महाशिरा कहते हैं और एक पीछे की तरफ इसको पश्च महाशिरा कहते हैं। क्या ये भी याद हो गया है? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। सबसे पहले आप लोग को याद हो गया 4 गो वेश में था, दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय। उसके बाद महाधमनी फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा। उसके बाद में आगे की तरफ अग्र महाशिरा, पीछे की तरफ पश्च महाशिरा। इसके बाद में यहाँ पर होता है अंतरा अलिंद भीति। भीति मतलब पतला लेयर होता है, पतला चमड़ा होता है, जो इसको इसके वेश्मों को अलग करता है। और यह भीति नहीं रहता, इसका वेश्म अलग नहीं रहता, सब अलिंद हो जाता है, नीले हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? अंतरा अलिंद भीति। अलिंद की तरफ है तो अलिंद भीति, अंतरा अलिंद भीति, और नीले की तरफ क्या कहता है? अंतरा निलय भीति। तो आपको नाम भी उतना ही जरूरी है जितना स्ट्रक्चर जरूरी है। अगर आप नामकरण नहीं कीजिएगा, 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा, सिर्फ आप डायग्राम बना दीजिए, इसका नाम नहीं लिखिएगा, तो आपको सिर्फ 2.5 नंबर देकर छोड़ देगा। तो इसका नामकरण भी, सही से नामकरण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या आप लोगों को नामकरण याद हो गया? अगर नहीं याद हुआ तो एक बार और रिपीट करके देखिएगा वीडियो को, आपको जरूर याद हो जाएगा। तो यहां पर जो भी बातें बताए समझते जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं हृदय की क्रिया विधि के बारे में। हृदय के क्रिया विधि के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि हृदय वर्क कैसे करता है, हृदय कार्य कैसे करता है। और आपको यह दैनिक जीवन में जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिरकार ह्यूमन हार्ट, जो मनुष्य का हृदय है, यह वर्क कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, कैसे रक्त पर प्रेशर बनाता है, दबाव, बोले कि दबाव बनाता है, तो दबाव कैसे बनाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वो अगले स्लाइड में हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा देर वीडियो को स्किप करते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हृदय की क्रियाविधि में के बारे में। हृदय की क्रियाविधि यानी हृदय वर्क कैसे करता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हृदय की क्रियाविधि को समझने से पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं धमनी और शिरा के बारे में। धमनी और शिरा के बारे में, क्या इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां होती है, यानी ब्लड वेसल्स होता है, यानी जिस नली से रक्त बहता है उसे क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां कहते हैं। जिसमें आपको धमनी और शिरा देखने को मिलेगा। धमनी में होता है क्या है कि धमनी
में शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन होता है। सीरा जो होता है, मान लीजिए कि फेफड़ा शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में हृदय पंप कर दिया, तो जब शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो अब ऊर्जा का निर्माण होगा कि नहीं होगा? और जब ऊर्जा का निर्माण होगा तो ऊर्जा के निर्माण के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे लिए आवश्यक है? नहीं आवश्यक। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस रक्त में मिला होता है वैसे रक्त को कहते हैं अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त का परिवहन किसके माध्यम से होता है? शिरा के माध्यम से होता है। अब इसमें एक अपवाद होता है फुफ्फुस धमनी और एक होता है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, देखिए अपवाद में क्या होता है कि फुफ्फुस धमनी का काम है शुद्ध रक्त का परिवहन, लेकिन अपवाद में होता है फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन कर देता है। शिरा का काम है अशुद्ध रक्त का परिवहन करना, लेकिन अपवाद में कौन होता है? फुफ्फुस शिरा, जो कैसे रक्त का परिवहन कर देता है? शुद्ध रक्त का परिवहन कर देता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो चलिए अब हम समझते हैं मनुष्य के हृदय की क्रिया विधि के बारे में। देखिए होता क्या है कि मनुष्य में हम जानते हैं कि जब हमारा रक्त शुद्ध रक्त शरीर के प्रत्येक भागों तक जाएगा तो उसमें कैसे रक्त का निर्माण होगा? वहां पर ऊर्जा का निर्माण होगा और साथ में अशुद्ध रक्त का निर्माण होगा। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शिरा के माध्यम से, क्योंकि अशुद्ध रक्त का परिवहन अभी बताया कौन करता है? शिरा करता है। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? एक अग्र महाशिरा होता है, एक पश्च महाशिरा, सुनो ना, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से हमारे दाया अलिंद में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? दाया अलिंद में प्रवेश करता है। और देखिए दाया अलिंद और दाया निलय को अलग करने के लिए यहां पर एक कपाट पाया था जिसका नाम था त्रिदली कपाट। यही त्रिदली कपाट दाया अलिंद और दाया निलय को अलग करता है। देखिए शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से किसमें प्रवेश करता है? दाया अलिंद में। जब यह दाया अलिंद में अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है तो त्रिदली कपाट से होते हुए यह अशुद्ध रक्त किसमें प्रवेश करता है? दाया निलय में प्रवेश करता है। दाया निलय में प्रवेश करता है। देखिए दोस्तों, और इसमें पाया था त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट का मतलब होता है एक ऐसा वाल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जब यह दाया अलिंद में रक्त मान लीजिए जा रहा है तो ऐसे ही जैसे रक्त जाएगा तो ऐसे खुलेगा, और खुलेगा तो रक्त नीचे की ओर जाएगा लेकिन फिर वापस बंद हो जाएगा। यानी यह ऐसा वाल्व पाया था, इसमें रक्त नीचे तो जाएगा लेकिन रक्त वापस ऊपर आ पाता नहीं है। त्रिदली कपाट पाया जाता है। तो आप लोग एक एक करके समझते चलिएगा, पूरा बात आपको याद हो जाएगा कुछ समय के बाद में, आप ध्यान से सुनते चलिएगा। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त दाया अलिंद से त्रिदली कपाट से होते हुए दाया निलय में प्रवेश करता है। चूंकि यह अशुद्ध रक्त है तो शुद्ध करने के लिए किसमें जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। तो यह अशुद्ध रक्त यहां से किसमें प्रवेश करता है? फेफड़ा में प्रवेश करता है। निलयों के माध्यम से किसमें प्रवेश करता है? फेफड़ा में। और जब यह अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है तो हम लोग जानते हैं कि फेफड़ा में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। तो जैसे फेफड़ा में जाएगा यह अशुद्ध रक्त तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर दिया जाएगा। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध दाया अलिंद से दाया निलय में प्रवेश करता है, फिर निलय से फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा में जैसे ही जाता है तो अशुद्ध रक्त क्या होता है? शुद्ध हो जाता है ऑक्सीजन के संबंध में आने से। उसके बाद में यह शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? फुफ्फुस शिरा करता है। हम बोले हैं ना कि शिरा तो अशुद्ध रक्त कैसे परिवहन होता है, लेकिन अपवाद में कौन है? फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिरा से होते हुए यह शुद्ध रक्त, क्योंकि यहां पर आने के बाद में शुद्ध हो गया है, तो शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा से होते हुए किसमें प्रवेश करता है? बाया अलिंद में प्रवेश करता है। और जब यह अशुद्ध रक्त नहीं, सॉरी दोस्तों, यहां पर शुद्ध रक्त होगा, क्योंकि फेफड़ा में आने के बाद ऑक्सीजन के साथ मिला तो रक्त क्या होगा? शुद्ध हो गया। तो यह रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किसमें प्रवेश करता है? बाया अलिंद में प्रवेश करता है। और बाया अलिंद से यहां पर पाया था द्विदली कपाट। द्विदली कपाट भी वही है कि यह बाया अलिंद से बाया निलय को क्या करता है? अलग करता है। तो यह शुद्ध रक्त बाया अलिंद में प्रवेश करता है। बाया अलिंद से द्विदली कपाट के माध्यम से यह किसमें प्रवेश करता है? बाया निलय में प्रवेश करता है। जब यह शुद्ध रक्त बाया निलय में प्रवेश करता है तो रक्त, हृदय का काम क्या है? रक्त को पंपिंग करना। तो हृदय क्या करता है? इस रक्त पर दबाव बनाकर पुनः शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है, क्योंकि हृदय संकुचित होते रहता है तो रक्त पर दबाव बनाकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। तो एक बार और रिपीट करें हृदय की क्रिया विधि के बारे में, आप सुनते चलिएगा। देखिए हम बोले हैं कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त दाया अलिंद से त्रिदली कपाट के माध्यम से दाया निलय में प्रवेश करता है, और दाया निलय के बाद में यह शुद्ध होने के लिए कहां चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है। अब फेफड़ा में जाने के बाद में जब यह रक्त शुद्ध हो जाता है तो यह रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से यह शुद्ध रक्त बाया अलिंद में प्रवेश करता है, और बाया अलिंद से बाया निलय में प्रवेश करता है। और निलय क्या करता है? संकुचित करता है, हृदय रक्त पर दबाव बना देता है और इसका परिवहन शरीर के प्रत्येक भागों तक कर देता है। क्या यह बातें समझ में आ गई? क्या इसमें किसी को दिक्कत है? तो हम जो बातें बोले इसको लिख लीजिएगा, या फिर अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट में चाहिएगा नोट्स, हम इसको बढ़िया से लिख के प्रोवाइड करा देंगे। अब थोड़ा समझते हैं हृदय क्या होता है? हमेशा संकुचित और प्रसारित होते रहता है। देखिए हृदय के वेशों में हमेशा संकुचन और प्रसारण होने लगता है, यानी होते रहता है। अब मान लीजिए कि यहां पर अलिंद है, यहां पर निलय है,
तो अगर अलिंद संकुचित होगा तो नीलय जो होता है शिथिलित यानी प्रसारित होता है, फैलता है। तो देखिए, अगर अलिंद संकुचित तो नीलय फैलेगा, अगर नीलय संकुचित होगा तो जो अलिंद होता है यह फैलता है यानी शिथिलित होता है। तो यहीं पर बोला जाता है कि हृदय के वेशमों का संकुचन, हृदय के वेशमों का संकुचन यानी हृदय का वेशम जब संकुचित होता है तो इसको हम कहते हैं सिस्टोल। हृदय के वेशमों का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टोल। और हृदय का वेशम जब शिथिलित होता है यानी हृदय का वेशम जब फैलता है तो इसको कहते हैं डायस्टोल। हृदय के वेशम जब संकुचित होगा तो इसको कहते हैं सिस्टोल, और हृदय का वेशम जब शिथिलित होगा इसको क्या कहता है? डायस्टोल। कभी कभी पूछा था कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि हृदय के वेशमों के संकुचन से रक्त पर जो दबाव उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर रक्त वाहिनियां निकला हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर आप दूरा पर मोटर लगाए हुए हैं, अब मोटर का पाइप पतला है और मान लीजिए अचानक मोटर में से पाइप में तेजी से पानी निकल रहा है तो पाइप फट सकता है ना। तो दबाव बना है कि नहीं बना है पाइप पर? तो उसी प्रकार हृदय जब संकुचित होता है तो रक्त पर दबाव बनता है। तो हृदय के वेशमों के संकुचन से यानी संकुचित हो रहा है तो हृदय के वेशमों के संकुचन से जो रक्त पर दबाव यानी प्रेशर बनता है इसी को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और यह जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है लगभग में 120 mm ऑफ एजी होता है, 120 mm ऑफ एजी होता है। तो हृदय के वेशमों के संकुचन से जो दबाव, रक्त पर जो दबाव उत्पन्न होता है इस दबाव को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और साथ में हृदय का वेशम जब संकुचित है तो सिस्टोलिक प्रेशर, लेकिन हृदय का वेशम शिथिलित तो हो रहा है, शिथिलित भी तो हो रहा है ना। तो हृदय के वेशमों के शिथिलन से यानी फैलाव से भी दबाव उत्पन्न होगा। तो हृदय के वेशमों के शिथिलन से रक्त पर, किस पर? ब्लड पर जो दबाव उत्पन्न होता है इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। तो आप लोग समझ चुके होंगे डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि हृदय के वेशमों के शिथिलन से रक्त पर जो दबाव उत्पन्न होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ एचजी, 80 mm ऑफ एचजी। तो देखिए, इस प्रकार सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का अनुपात क्या हो जाएगा? 120 mm ऑफ एचजी बटे 80 mm ऑफ एचजी। अब देखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि सामान्य जो रक्तचाप होता है, किसी व्यक्ति में सामान्य रक्तचाप यानी नॉर्मल रक्तचाप कितना होता है? तो वह होता है 120 बटे 80, यानी 120 यानी सिस्टोलिक प्रेशर को बता रहा है, 80 यानी डायस्टोलिक प्रेशर को बता रहा है। इसके बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप है तो आप एक नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हृदय का अध्ययन जो किया जाता है इसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी हार्ट का अध्ययन, हार्ट यानी हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। बस सुनते चलेगा, ऑब्जेक्टिव यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80। अब पूछा जाएगा कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसी में होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन देखने को मिलता है तो वह देखने को मिलता है चूहा में। आप लोग देखिएगा, चूहा का थोड़ा सा उठाकर पटक दीजिएगा, मर जाता है, क्योंकि इसका हृदय धड़कन तेज होता है। तो हार्ट अटैक भी बड़ी तेजी से होता है। हार्ट अटैक से ज्यादा चूहा मर जाता है, चोट लगने से नहीं होता, हार्ट अटैक से मर जाता है। अब यह भी प्रश्न पूछा था कि हृदय घात या हार्ट अटैक क्या होता है? तो देखिए बुआ, कभी कभी इंसान क्या होता है, ज्यादा तनाव में होता है या फिर किसी बीमारी के कारण ज्यादा तनाव हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है, या फिर कभी कभी कोई व्यक्ति ज्यादा खुश हो जाता है, उत्सुकता हो जाता है। तो देखिएगा, कभी कभी जब ज्यादा मात्रा में आप खुश हो जाइएगा और ज्यादा मात्रा में अभी कभी कभी आप दुखी हो जाइएगा, ज्यादा मात्रा में आप तनाव में चले जाइएगा या फिर ज्यादा मात्रा में अचानक डर जाइएगा, तो देखिएगा आपका हृदय गति अपने आप तेज होता है, धड़कना तेज हो जाता है। अनुभव कीजिएगा, हृदय गति अपने आप तेज हो जाता है। तो हृदय की गति तेज हुआ है यानी तेजी से धड़क रहा है, तो तेजी से धड़कता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए कि बोरिन का मशीन है तो आराम से चल रहा है बोरिन, तो उसमें नॉर्मल पानी निकलेगा, अचानक अगर तेजी से चलने लग जाते हो पानी ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो हो सकता है कि उसमें जो पाइप लगा हुआ पाइप फट जाए। उसी प्रकार हृदय जब तेजी से गति करने लग जाता है यानी तेजी से धड़कने लग जाता है तो इसमें जो रक्त वाहिनियां होता है, इस रक्त वाहिनियां पर प्रेशर बढ़ जाता है। और जब ज्यादा मात्रा में प्रेशर बढ़ जाता है तो कभी कभी हृदय में उपस्थित जो शरीर के विभिन्न भागों में फैला हुआ जो रक्त वाहिनियां है, यह रक्त वाहिनियां क्या हो जाती है? फट जाती है। और इसी स्थिति को कहते हैं हृदय घात यानी हार्ट अटैक कहते हैं, यानी रक्त वाहिनियां फट जाती है। और कभी कभी यह रक्त वाहिनियां जो होती है, सबसे जो नाजुक नर्व होता है ना, पतला नर्व होता है, ब्रेन में देखने को मिलता है। कभी कभी ब्रेन के रक्त वाहिनियां फट जाती है, और रक्त वाहिनियां जब फट जाएगा तो रक्त इस सब कुछ को पहुंचा रहा है शरीर के विभिन्न भागों में, पोषक तत्वों को, खाद्य पदार्थों को, आवश्यक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो हृदय करता है, रक्त वाहिनियों से गुजरता है, हृदय रक्त गुजरता है। तो रक्त वाहिनियां जब फट जाएगा तो क्या रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच पाएगा? और ज्यादातर फटता है ब्रेन में। अब मान लीजिए कि जो रक्त है, रक्त हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, कहीं पर ब्रेन के आसपास में कोई रक्त वाहिनियां फट गया है। तो जब रक्त नहीं पहुंचेगा तो रक्त में उपस्थित रहता हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का वाहक करता है, तो हीमोग्लोबिन क्या शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच पाएगा? ब्रेन के कोशिका तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। बहुत सारा पोषक तत्व होता है,
वो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो जब नहीं पहुंच पाता है तो यहां पर का सेल यानी ब्रेन का कोशिका ये सब कार्य करना बंद कर देता है। और जब कार्य करना बंद कर देगा तो क्या हमारा ब्रेन सही से कार्य करता है? नहीं करेगा। ब्रेन सही से कार्य करेगा? नहीं करेगा। और आप लोग जानते हैं कि ब्रेन ही हमारे शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रित करता है। अगर आपका हृदय धड़क रहा है, इस पर अगर कोई कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है तो ब्रेन कर रहा है। अगर आप देख रहे हो मोबाइल में हमारे वीडियो को, तो आपका आंख जो कार्य कर रहा है यह ब्रेन इस पर नियंत्रण कर रहा है। आप लोग सीधा बैठो हो, इस पर भी अगर नियंत्रण कोई किया है तो ब्रेन किया है। मतलब शरीर के सभी अंगों पर अगर नियंत्रण करने का कार्य करता है, कौन करता है? ब्रेन करता है। सांस ले रहे हो तो सांस लेने पर भी कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? ब्रेन करता है। और जब हार्ट अटैक से ब्रेन कार्य करना ही बंद कर दे तो क्या शरीर का कोई भी अंग कार्य करना स्टार्ट रहेगा? कार्य करेगा? तो जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो धीरे धीरे किडनी कार्य करना बंद कर देगा, धीरे धीरे श्वसन काम यानी सांस लेना बंद हो जाएगा। तो सांस लेने 2 मिनट इंसान सांस नहीं ले मर जाए। मान लीजिए ब्रेन काम करना बंद कर दिया, आपका श्वसन नहीं चल पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, तो मरिए कि नहीं मरिएगा? तो यही होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हो सकता है तनाव यानी डिप्रेशन में हो सकता है, या फिर किसी एंजाइटी के वजह से हो सकता है, चिड़चिड़ापन की वजह से होता है, या फिर अचानक आप खुश हो जाइएगा, कोई बड़ा घटना खुशी का पल लगे तो उसमें अचानक ज्यादा मात्रा में खुश है तो उस समय भी हार्ट अटैक हो सकता है। और साथ में किसी बीमारी के वजह से, जैसे बहुत सारा बीमारी था, बीमारियों की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो आप लोग हार्ट अटैक से अगर बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी प्रकार से आपको तनाव में नहीं रहना पड़ेगा। हार्ट अटैक से बचना है तो आपको ज्यादा खुश भी नहीं रहना पड़ेगा। खुशी से बचिएगा तो मर जाइएगा। समझ में आ रहा है? हार्ट अटैक से आपको बचना है तो आपके शरीर को हेल्दी रखना पड़ेगा, शरीर को स्वस्थ बनाना पड़ेगा, तब आप हार्ट अटैक से बच सकते हो। वैसे अगर आपका एज 17, 18 और 25 के अंदर है तो 25 के अंदर के व्यक्तियों को ज्यादातर हार्ट अटैक देखने को नहीं मिलता है, क्या कि यह इस एज में तो बहुत सारा जो मतलब कि तनाव ये सब आते रहता है। 25 के एज के बाद में के व्यक्तियों को ज्यादातर हार्ट अटैक की संभावना होती है। ज्यादातर 35-40 के एज में है जिन व्यक्तियों का, उनको देखिए ज्यादातर हार्ट अटैक से मरते रहता है। तो हार्ट अटैक के बारे में समझ रहे हो? हम बोले हैं कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव में होता है, या फिर चिड़चिड़ापन में होता है, या फिर किसी बीमारी से ग्रसित होता है, या फिर ज्यादा उत्सुकता के कारण हृदय की धड़कन तेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रक्त वाहिनियां फट जाती है, जिससे आंतरिक रक्त स्राव होने लग जाता है। और कभी कभी यह रक्त वाहिनियां मस्तिष्क की फट जाती है, जिसकी वजह से जो पोषक तत्व होता है, जो ऑक्सीजन होता है, सही से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। और इस वजह से क्या होता है? ब्रेन कार्य करना बंद कर देता है। और इसी स्थिति को क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। अगर नॉर्मल हार्ट अटैक होता है ठीक हो जाएगा, अगर बड़ी मात्रा में हो तो इंसान का बचना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग मनुष्य के हृदय के बारे में समझ चुके होंगे, एक बार और क्लियर कर देते हैं। 2 मिनट में सुनिए। मनुष्य का हृदय अत्यंत कोमल मांसल रचना होता है, जो वक्ष जुआ के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय का आकार त्रिकोणा होता है। हृदय का आगे वाला भाग चौड़ा होता है, पीछे वाला क्या होता है? सकरा होता है। इसका मतलब समझे कि हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के अंदर बंद रहता है, दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है। हृदय के पार्ट्स के बारे में चर्चा की है, हृदय की क्रियाविधि के बारे में चर्चा की। हृदय के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शिरा के माध्यम से हृदय ग्रहण करता है। यह अशुद्ध रक्त दाया नील में जाता है। दाया नील के जाने के बाद में यह त्रिदली का पार्ट से होते हुए किसमें जाता है? दाया नीले में जाता है। दाया नीले से फिर कहा जाता है फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए जाता है। जब यह रक्त फेफड़ा में शुद्ध हो जाता है उसका फुफ्फुस शिरा के माध्यम से यह जाता है बाया अलिंद में। बाया अलिंद से द्विदली का पार्ट होते हुए जाता है बाया नीले में। बाया नीले से शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। और इसी प्रकार हृदय की क्रियाविधि क्या होती है? समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़े सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। मतलब आपको हृदय की बीमारी का इलाज कराना पड़ेगा ना, तो किसके पास में जाइएगा? कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। जैसे ब्रेन का अगर दिमाग के बारे में किसी को दिखाना तो आप लोग किसके पास जाइएगा? न्यूरोसर्जन के बारे में, क्योंकि ब्रेन यानी तंत्रिका से रिलेटेड डॉक्टर होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या हृदय की क्रियाविधि समझ में आ गया? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग बताइएगा, आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि हमको कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। और साथ में आपको जो पढ़ना है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।